जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, इस नाम को आप लगातार कई दिनों से सुन रहे होंगे किस तरीके से इसने विदेशों से फंडिंग मंगाई 100 करोड़ रुपए की। धर्मांतरण का रैकेट उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई राज्यों में इसने चलाया। लेकिन अब जैसे जैसे इसके काले कारनामों की परतें खुल रही हैं, उन्हें देखकर उत्तर प्रदेश की एटीएस जो जांच कर रही है वो भी हैरान है। जिस 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात की जा रही थी, असल में वो रकम 100 करोड़ नहीं रह गई है, वो रकम अब बढ़कर 200 करोड़ हो गई है। एक नया खुलासा इसमें यह हुआ है कि इसने अपने गिरोह में 1000 लोगों की फौज भर्ती की थी जो इसके लिए काम करती थी। किस तरीके से लड़कियों का धर्मांतरण करवाना है, लड़कियों को चुनना है, धर्मांतरण के बाद क्या करना है, कहां उनको भेजना है, कहां सेटल करना है, पूरे काम को अंजाम देने के लिए 1000 लोग इसने रखे हुए थे। इसी ने हिंदू लड़कियों का एक रेट कार्ड बनाया हुआ था। दलित लड़की की अगर धर्मांतरण करवाते हैं तो कितना पैसा देना है, ब्राह्मण लड़की का अगर धर्मांतरण करवाना है तो कितना पैसा देना है, जैन लड़की का अगर करवाना है, क्षत्रिय लड़की का करवाना है, सरदार लड़की का अगर करवाना है, सिख लड़की का, मतलब तो हर एक का अलग अलग रेट कार्ड इसने तय किया हुआ था। लेकिन अब जो जांच में खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं, परेशान कर देने वाले हैं। यह सिर्फ झांगुर बाबा धर्मांतरण ही नहीं करवाता था बल्कि डेमोग्राफी बदलने की भी साजिश रच रहा था। झांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर जो नेटवर्क खड़ा किया था उसी का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था और हो सकता है संपर्क साध भी लिया हो। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक इसका नेटवर्क फैला था। यूपी एटीएस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि उसने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की पूरी फौज तैयार की थी। बीते 3 साल में झांगुर ने 1000 से ज्यादा मुस्लिमों को इस काम के लिए कैश में पेमेंट की थी और वो नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को टारगेट कर रहा था। यहां एक और खास बात आप जान लीजिए कि जिस नेपाल बॉर्डर का यहां जिक्र हुआ है, यही अभी खुलासा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां तुर्की लगातार मतलब घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लगभग 100 से ज्यादा मदरसे तुर्की की मदद से वहां चलाए जा रहे हैं, वहां स्टैब्लिश किए गए हैं, वहां बच्चों को बुलाकर उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जब पिछले दिनों बंगाल में हिंसा हुई तो बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है उन बॉर्डर इलाकों पर तमाम मदरसे खोल दिए गए थे। उन मदरसों में उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से पुलिस को टारगेट करना है, किस तरीके से हमला करना है, किन लोगों पर टारगेट करना है। और अब ठीक वैसे ही पाकिस्तान की आईएसआई के ये संपर्क में था, यह संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। तुर्की, नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वहां मदरसे स्थापित करने में लगा है, बनाने में लगा है। नेपाल का और भारत का ओपन बॉर्डर है। एक छोटी सी आईडी भी, आप जैसे हिंदुस्तान से नेपाल जा रहे हैं तो कोई आपका वोटर आईडी कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, आप दिखाइए और नेपाल चले जाइए। ठीक वैसे नेपाल के लोग भी करते थे। लेकिन यह कितना खतरनाक काम यहां चल रहा था उसका अंदाजा अब लग रहा है। तो क्या जानने की बात यह भी है कि आईएसआई के साथ तुर्की का भी यहां कोई कनेक्शन है। अच्छा, अब यह भी जान लीजिए कि यह काम कैसे करता था। यह काम कोडवर्ड के हिसाब से काम करता था। इसके चार कोडवर्ड हैं जो पुलिस ने अब तक डिकोड किए हैं, एटीएस ने अब तक डिकोड किए हैं। पहला है इसका प्रोजेक्ट, दूसरा मिट्टी पलटना, तीसरा काजल और चौथा है दर्शन। प्रोजेक्ट का मतलब था कि ये करीमुल्ला, जमालुद्दीन उर्फ करीमुल्ला और झांगुर बाबा, ये कन्वर बचने के लिए मतलब इसने अपने अलग कोडवर्ड बनाए हुए थे। प्रोजेक्ट का मतलब था लड़की को चुनना, उसके बाद झांगुर मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण करवाना, जब किसी का धर्म बदलवाना होता था। तीसरा कोडवर्ड था काजल मतलब ब्रेन वॉश करना और चौथा कोडवर्ड था दर्शन मतलब वो आखिरी चीज थी जब इस झांगुर बाबा से उन लड़कियों की मुलाकात करवाई जाती थी। झांगुर अपने गुर्गों से फोन पर बात करता था तो इन्हीं कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। झांगुर ने जानबूझकर कोडवर्ड्स में ऐसे शब्द चुने थे जिनको सुनकर कोई न शक करे। उन्हें जानबूझकर हिंदी और इंग्लिश के शब्दों को सेलेक्ट किया था ताकि अगर फोन भी टैप हो तो असली एजेंडे की कोई भनक न लगा सके। लेकिन यूपी एटीएस के पास झांगुर के ऐसे कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स फिलहाल हैं जिसमें वो इन कोडवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन कोडवर्ड्स
के खुलासे के बाद अब यूपी एटीएस ऐसे ही और कोडवर्ड्स खंगाल रही है। कैसे चल रहा था? 15 साल से सुनियोजित तरीके से यह इस रैकेट को चला रहा था। मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से झांगुर को 200 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। उन लोगों ने जो कच्चा तेल मिडिल ईस्ट में मिला, पेट्रोल डीजल बेचकर, कच्चा तेल बेचकर जो पैसा कमाया, उस पैसे को उन लोगों ने भारत में धर्मांतरण के लिए, डेमोग्राफिक चेंज के लिए दिया है और यह कटु सत्य है। इसी फंड का इस्तेमाल यूपी में कन्वर्जन की फैक्ट्री को चलाकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में किया जा रहा था। सिर्फ यह धर्मांतरण ही नहीं, यहां डेमोग्राफी बदलने तक की साजिश थी। झांगुर के टारगेट पर अयोध्या, काशी और मथुरा थे। झांगुर अयोध्या, काशी और मथुरा में धर्मांतरण करवाकर डेमोग्राफी बदलने की साजिश कर रहा था। इसके लिए झांगुर ने पूरा सिंडिकेट बनाया था। धर्मांतरण के लिए फंडिंग, कैसे पैसे आना है, कैसा पैसे जाना है, पूरी हर एक चीज की इसकी कन्वर्जन की फैक्ट्री में हर एक चीज की डिटेलिंग थी। इसकी गर्लफ्रेंड का भी पता चला। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी, मतलब वो दिखाता था कितनी अमीर है, हिंदू नाम बताता था कैसे ये इसने भी धर्मांतरण किया है। सबसे पहले टारगेट करता था गरीब बच्चियों को, जिन्हें कम पैसे देकर काम चल जाता था। दूसरे नंबर पर यह प्रेम जाल में फंसाता था, हनी ट्रैप करवाता था, हिंदू लड़कियों को फंसाता था, मुसलमान बनवाता था मुसलमान लड़कों से। तीसरा तरीका था नौकरी का झांसा देना किसी गरीब को। और चौथा, आखिर में जब सारे काम नहीं आते थे तब यह वादा करता था कि तुम्हें मैं विदेश में सेटल कर दूंगा, विदेश में सेटल करवा दूंगा। इस तरीके से यह खेल खेलता था। अच्छा, अब यहां एक चीज और गौर करिए। यह ऐसा ही रैकेट, एक ऐसा ही रैकेट और एक पर्दाफाश हुआ था अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ही। वहां भी विदेशों से पैसा आता था। वहां भी यह था कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों से पैसा आता था। वहां भी ये आईएसआई के संपर्क में थे। वहां भी पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था। लेकिन अब जिस तरीके से बांग्लादेश, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के देश, साथ में तुर्की, ये सारे लोग मिलकर जिस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यह सिर्फ धर्मांतरण की साजिश नहीं है। गौर करिए कि भारत के बॉर्डर इलाकों पर ही क्यों यह घुसपैठ हो रही है। बंगाल, बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही मुस्लिमों की आबादी क्यों बढ़ रही है, वहीं डेमोग्राफी चेंज क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बॉर्डर पर अगर आप जाएंगे तो वहीं ये घुसपैठ क्यों है, वहीं पर इन मुस्लिमों की आबादी ज्यादा क्यों है। उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर पर अगर आप जाएंगे वहीं इन लोगों की आबादी ज्यादा क्यों है। बिहार के, बांग्लादेश के बॉर्डर पर अगर आप जाएंगे, वहीं, माफ कीजिएगा, झारखंड के बॉर्डर पर जाएंगे, उस बॉर्डर पर ही क्यों इन लोगों की जो डेमोग्राफी है वो ज्यादा है। क्यों रोहिंग्या आकर, बांग्लादेशी आकर बसते हैं तो बॉर्डर पर ही बसते हैं। किसी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। अगर हिंदुस्तान जंग लड़ता है तो वो एक मोर्चे पर जंग नहीं लड़ेगा। अगर बाई चांस पाकिस्तान से जंग लड़ता है वो 2.5 मोर्चों पर जंग लड़ेगा। लेकिन अब 2.5 मोर्चों को छोड़ दीजिए, अब 3.5 मोर्चों पर जंग लड़ेगा। अगर पाकिस्तान से जंग लड़ता है तो पाकिस्तान। दूसरा, खुले तौर पर जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद चाइना उसके सपोर्ट में आया, पैसा दिया, जेट दिए, ड्रोन्स दिए, मिसाइलें दी। तुर्की, जिस तरीके से तुर्की ने अपने तीनों सेना प्रमुख भेज दिए, तुर्की ने अपने पानी के जहाज भेजे, वॉरशिप भेजे, तुर्की ने ड्रोन्स भेजे, मिसाइलें भेजी, और भारत के भीतर बैठे हुए इस तरीके के घुसपैठिए। तो अब 2.5 को छोड़ दीजिए, 3.5 मोर्चों पर हिंदुस्तान को जंग लड़नी होगी। और हमारी तरफ से गृह मंत्रालय को यह निवेदन है कि जिस तरीके से बॉर्डर इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, मदर से कुकुर मुते की तरह वहां उग रहे हैं, उन पर अब ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बीएसएफ की तरफ से एक बार नहीं, तमाम बार केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को इस तरीके की तमाम रिपोर्ट्स भेजी जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई उन पर दिखाई नहीं देती। बल्कि कह दिया जाता है कि ममता दीदी बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं दे रही हैं। सिर्फ बंगाल का बॉर्डर ही खुला नहीं है, नेपाल का बॉर्डर भी खुला हुआ है, उत्तर प्रदेश से लगता हुआ बॉर्डर भी खुला हुआ है। बहुत सारे ऐसे बॉर्डर हैं जो देशों से लगते हैं और खुले हुए हैं। एशिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपना बॉर्डर खुला हुआ रखता हो किसी भी देश के लिए। हम नेपाल के साथ अपना बॉर्डर खुला रखते हैं, मैत्रीपूर्ण हमारे संबंध हैं। लेकिन क्या पता नेपाल से, नेपाल का फर्जी आईडी बनवाकर पाकिस्तान के लोग यहां आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद के आ रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन के आ रहे हैं, कितने आतंकवादी संगठन के लोग आ रहे हैं, क्या किसी को अंदाजा है। सिर्फ एक आईडी कार्ड दिखाकर हिंदुस्तान में लोग घुस जाते हैं। और खबरें ऐसी भी हैं कि 37 लोग जो राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं, उन्होंने यह दावा किया, उन्होंने ये चेतावनी जाहिर की
भारत सरकार के सामने कि 37 लोग ऐसे हैं जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। तो ये जो नेक्सस है, ये नेटवर्क है, ये सिर्फ धर्मांतरण के जितना नहीं है, ये डेमोग्राफिक चेंज का है और ये इंटरनेशनल साजिश है। इसमें मिडिल ईस्ट भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें तुर्की भी है, कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है। तो बहुत सारे देश मिलकर इस वक्त हिंदुस्तान को बर्बाद करने की फिराक में है, लेकिन इस हिंदुस्तान को कोई बर्बाद ना तो कर पाया था, ना कर पाएगा भविष्य में, और ना ही आज कर पा रहा है। लेकिन आंखें खुली रखने की जरूरत है, दिमाग खुला रखने की जरूरत है। कोई भी अगर अनजान व्यक्ति आकर बसता है आपके आसपास, उसकी सूचना, उसकी जानकारी अपने नजदीकी पुलिस थानों में जरूर दें। और इस तरीके के जो फर्जी बाबा हैं, इस तरीके के जो घुसपैठिए कहेंगे या फिर इन लोगों को तो आतंकवादी जैसी आतंकवादी कम से कम इन लोगों को कहना चाहिए। यहां मांग भी की गई है कि इस पर तो एनएसए लगा देना चाहिए। ऐसे बाबाओं की शरण में जाने से बचें। ढोंगी है, पाखंडी है, आपका इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको इस्तेमाल करेंगे देश के खिलाफ। तो बचना आपको है, समझना आपको है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।